नमस्कार, मैं हूं नगमा। यह है देख रहा है इंडिया। 10 नवंबर को हुए दिल्ली धमाकों को लेकर एक के बाद एक नई नई बातें सामने आ रही हैं। अब यह सामने आया है कि दिल्ली धमाके की प्लानिंग करीब 2 साल से हो रही थी। दिल्ली समेत कई और शहरों में ब्लास्ट की योजना थी और सूत्रों के मुताबिक आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल ने जांच एजेंसी के सामने यह कबूल किया है कि उन्होंने साल 2023 में दिल्ली और कई शहरों में ब्लास्ट की साजिश रची थी। इसके अलावा पूरी प्लानिंग बनाई गई थी कि कैसे विस्फोटक जमा किए जाएं और पैसे कहां से लाए जाएं। प्लानिंग खतरनाक, आतंकी डॉक्टर ने उगले राज। मुजम्मिल का कबूलनामा, दिल्ली समेत कई शहरों को था दहलाना। दिल्ली धमाके की जांच में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। कश्मीर से हरियाणा तक इस ब्लास्ट के तार जुड़ रहे हैं। दूसरे देशों से भी कनेक्शन की बात सामने आ रही है। मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। एनआईए के चुंगल में इस धमाके से जुड़े कुछ डॉक्टर्स हैं जिनसे पूछताछ हो रही है। इनमें ये 2 चेहरे बेहद महत्वपूर्ण हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे। सुसाइड बॉम्बर बनके कार धमाका करने वाले डॉक्टर उमर के साथी थे। एनआईए की पूछताछ में हर साजिश के पन्ने खुलते जा रहे हैं। आतंकियों की साजिश डीकोड होती जा रही है। खबरों के मुताबिक एनआईए की पूछताछ में डॉक्टर मुजम्मिल ने बड़े राज खोले हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया है कि वो इन धमाकों की प्लानिंग करीब 2 साल से कर रहा था, यानी 2023 से ये आतंकी साजिश रची जा रही थी। इन 2 सालों में उसने सामान जुटाया, विस्फोटक जमा किए, रिमोट जमा किए, बम बनाने के लिए दूसरे सामान जुटाए। 2022 में मुजम्मिल और उमर टर्की गए थे। वहां पर उनकी मुलाकात उकासा नाम के हैंडलर से हुई। इसके बाद 2023 में देश के अलग अलग शहरों में धमाकों की प्लानिंग शुरू हो गई और इसके लिए सभी को अलग अलग काम सौंपा गया था। बताया जा रहा है कि मुजम्मिल से पूछताछ के बाद ही AK-47 राइफल को लेकर भी जानकारी साफ हुई है। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल ने 6.5 लाख रुपए में AK-47 खरीदी थी। यही AK-47 बाद में अनंतनाग GMC में डॉक्टर आदिल के लॉकर से बरामद हुई। जानकारी में ये बात सामने आई है कि यूं तो मुजम्मिल यूनिवर्सिटी में काम करता था, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी भूमिका आतंकी मॉड्यूल में मदद करने वालों की टीम खड़ी करना था। आतंक के लिए साजो सामान जुटाना था। वो यूनिवर्सिटी के अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले मरीजों और अस्पताल में काम करने वाले लोगों पर भी नजर रखता था, जानकारी जुटाता था। ये भी सामने आया है कि इन आतंकियों के अलग अलग हैंडलर्स थे। तुर्की और अफगानिस्तान तक से कनेक्शन सामने आए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुजम्मिल का हैंडलर मंसूर नाम का शख्स था। उमर का हैंडलर हाशिम नाम का शख्स था। वो दोनों इब्राहिम नाम के व्यक्ति के अंडर ऑपरेट कर रहे थे। 2022 में मुजम्मिल, आदिल और मुजफ्फर ओकासा नाम के शख्स के निर्देश पर तुर्की गए थे। उन्हें वहां से अफगानिस्तान भेजे जाने की योजना थी। बताया जा रहा है कि 5 से 6 दिन बाद जिस संपर्क से मिलना था उसने मना कर दिया और कहा कि वो उन्हें अफगानिस्तान नहीं भेज सकता। इस पूरे मामले में एक शख्स ओकासा का नाम बार बार आ रहा है। उसकी भूमिका के बारे में जो जानकारी आई है वो भी आपको बताते हैं। ओकासा का रिश्ता TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान से बताया जा रहा है। उससे संपर्क टेलीग्राम ID के जरिए हुआ। मुजम्मिल ने उससे अपने हैंडलर के बारे में पूछा और इसके बाद उनकी बातचीत बंद हो गई। एक और बात जो सामने आ रही है वो ये कि पूछताछ में मुजम्मिल ने बताया कि धमाकों के लिए बम बनाने की जिम्मेदारी सभी में बटी हुई थी। सभी अपने अपने स्तर पर बम की चीजें जुटाने में लगे हुए थे। डीप फ्रीजर में विस्फोटक तैयार किया गया था। डॉक्टर उमर इंटरनेट पर बम बनाने के वीडियो और लिटरेचर पढ़ता था। विस्फोटक बनाने की सामग्री नू से खरीदी, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भागीरथ पैलेस और फरीदाबाद के NIT मार्केट से लिए गए। उमर ने एक डीप फ्रीजर खरीदा था। उसमें रसायन और विस्फोटक सामग्री स्टोर कर रहा था। केमिकल बम तैयार किया जा रहा था। अल फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से केमिकल चोरी,
उन्हें रखने के लिए डीप फ्रीजर, खाद को पीसने के लिए आटा चक्की और कुछ इस तरह से डॉक्टरों ने तैयार किया विस्फोटक। करीब 2900 किलो विस्फोटक जो देश को दहलाने के लिए काफ़ी था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने समय पर कार्रवाई करते हुए पूरा विस्फोटक बरामद कर लिया और पूरे मॉड्यूल का खुलासा कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों की योजना थी कि विस्फोटक एक जगह रखकर दिल्ली में अलग अलग लोकेशंस पर एक ही समय में धमाके किए जाएं। इसके अलावा दूसरे शहरों को भी इसी तरह दहलाया जाए। ये पूरी साजिश और नेटवर्क अब जांच एजेंसियों के रडार पर है, जिसमें कई विदेशी लिंक और घरेलू मॉड्यूल शामिल पाए गए हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। जांच में सामने आ रहा है कि डॉक्टरों की इस टीम में सबकी जिम्मेदारी अलग अलग थी। कोई लोगों को जोड़ रहा था, कोई विस्फोटक खरीद रहा था, कोई बम बना रहा था। ये भी सामने आया है कि जो सामान खरीदा गया उसके लिए लाखों रुपए इन लोगों ने खुद फंडिंग करके जमा किए थे। और ये भी पता चला है कि इन लोगों ने कभी इलाज के बहाने, कभी पैसों से मदद के बहाने आसपास के कुछ लोगों को अपने भरोसे में लिया था। धमाके की प्लानिंग, ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग। 26 लाख रुपए जुटाए, विस्फोटक बनाए। एनआईए ने फरीदाबाद के धौज गांव में रह रहे एक टैक्सी ड्राइवर के घर से आटा चक्की और कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें बरामद की। बताया जा रहा है कि इसमें मेटल पिघलाने की मशीन भी है। सूत्रों के मुताबिक इसी आटा चक्की में डॉक्टर मुजम्मिल यूरिया पीसता था, फिर मशीन से उसे रिफाइन करता था। इसके बाद केमिकल मिलाकर विस्फोटक बनाता था और वो केमिकल अल-फलाह यूनिवर्सिटी की लैब से चुराया जाता था। गिरफ्तार आतंकी डॉक्टरों से पूछताछ में कुछ और बड़ी बातें भी सामने आई हैं। डॉक्टर मुजम्मिल ने बताया कि ब्लास्ट के लिए सेल्फ फंडिंग की गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल ने 5 लाख रुपए दिए थे। डॉक्टर आदिल अहमद राथर ने 8 लाख रुपए, डॉक्टर मुजफ्फर अहमद राथर ने 6 लाख रुपए, डॉक्टर उमर ने 2 लाख रुपए और डॉक्टर शाहीन सईद ने 5 लाख रुपए दिए थे। कुल 26 लाख रुपए कैश में जमा कर डॉक्टर उमर को दिए गए थे। विस्फोटक खरीदने से लेकर बम बनाने तक के लिए डॉक्टरों के इस टेरर मॉड्यूल ने सेल्फ फंडिंग की। सभी आतंकियों ने पैसा इकट्ठा किया। कुल 26 लाख रुपए इकट्ठा किए गए, जिसमें से 3 लाख रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा गया। धमाकों के लिए बम बनाने की जिम्मेदारी सभी में बटी हुई थी। सभी अपने अपने स्तर पर बम की चीजें जुटाने में लगे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया खरीदने की जिम्मेदारी मुजम्मिल की थी। मुजम्मिल ने गुरुग्राम और नूह से 26 क्विंटल एनपीके खाद खरीदा था। मुजम्मिल ने 3 लाख रुपए में ये खाद खरीदी। इस खाद को विस्फोटक में तब्दील करने की जिम्मेदारी डॉक्टर उमर की थी। उमर मोहम्मद को ही विस्फोट के लिए केमिकल, रिमोट और डिवाइस अरेंज करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस पूरे मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल एक अहम कड़ी है। टर्की जाने से लेकर खाद खरीदने और फिर उससे विस्फोटक तैयार करने और उसको स्टोर करने में मुजम्मिल की भूमिका काफी बड़ी है, जिसको लेकर एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। जांच में ये सामने आया था कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की 17 नंबर बिल्डिंग में 13 नंबर कमरा इन लोगों की प्लानिंग का अड्डा होता था। लैब से केमिकल चुरा कर लाए जाते, इन्हें फिर चोरी छिपे बाहर ले जाया जाता। यूनिवर्सिटी की लैब की जांच से बड़ा खुलासा हुआ है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री लैब में सामान का रिकॉर्ड मैच नहीं हो पा रहा है। ग्लासवेयर एंट्री, कंज्यूमेबल रिकॉर्ड और केमिकल उठान का डेटा आपस में मेल नहीं खा रहा है। जांच एजेंसियों को शक है कि ये सब सामान छोटी छोटी मात्रा में ले जाया गया। कुछ ग्लासवेयर की एंट्री तो दर्ज है, लेकिन न खपत दिखी, न टूट फूट का रिकॉर्ड मिला। अमोनियम नाइट्रेट और कुछ केमिकल टेस्टिंग किट के रिकॉर्ड मैच नहीं हुए। माना जा रहा है कि ये लोग सामान अपने बैग और गाड़ियों में छुपा कर बाहर ले जाते थे। ये भी संदेह है कि जिन छोटे कंटेनरों और कांच के बर्तनों को बाहर ले जाया गया, वो वैज्ञानिक तरीके से विस्फोटक तैयार करने के लिए जरूरी सामान है। सटीक मिश्रण और स्टेबलाइजेशन टेस्टिंग में काम आते हैं। खबरों के मुताबिक एनआईए ने अब इसी बारे में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल को आमने सामने बैठाकर पूछताछ शुरू कर दी है। एजेंसियों का मानना है कि ये लोग किसी हाई इंटेलेक्ट साइंटिफिक नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं, जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की तरह काम कर रहा था। जांच में एक बात और सामने आ रही है कि लाल किला ब्लास्ट से पहले पैसों को लेकर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल में झगड़ा भी हुआ था।
बताया जा रहा है कि डॉक्टर मुजम्मिल ने कहा था कि या तो पैसा लौटाओ या फिर सारा सामान वहीं रखेंगे जहां वो कह रहा है। इसके बाद मुजम्मिल की दूसरी बात मान ली गई। 9 नवंबर को मुजम्मिल की गिरफ्तारी के बाद वो सामान फौज गांव में उसी जगह मिला जहां मुजम्मिल ने रखा था। तो जो आरोपी पकड़े गए हैं वो डॉक्टर अल-फलाह यूनिवर्सिटी में काम करते थे और इस घटना के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा छात्रों का भविष्य खतरे में है। एनएएसी ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया है। वित्तीय अनियमितता के कारण ईडी ने भी यूनिवर्सिटी पर शिकंजा कसा है। शनिवार को छात्र और परिजन कॉलेज प्रशासन से मिलने पहुंचे। दिल्ली बम धमाके के बाद से अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर तलवार लटक रही है, जब से यूनिवर्सिटी का नाम आतंकी उमर और अन्य सफेद कॉलर वाले टेरर मॉड्यूल के डॉक्टरों से जुड़ा है। तब से यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। दूसरी तरफ ईडी ने भी वित्तीय अनियमितता को लेकर अपना शिकंजा कस दिया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में छात्रों से लेकर अभिभावकों तक को चिंता सता रही है कि कहीं उनके छात्रों का भविष्य अधर में न लटक जाए। अभिभावकों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन जांच एजेंसी आ रही है। हॉस्टल में रहने वाले छात्र अपने अभिभावक को फोन तो करते हैं, लेकिन खुलकर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनको डर है कि कहीं बात बाहर गई तो यूनिवर्सिटी की ओर से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब अपने बच्चों के इसी डर को निकालने के लिए करीब 400 अभिभावक एकजुट हुए और आज चांसलर से मिलने पहुंचे। उनका जो बच्चा है वो 4th ईयर में है और लाखों रुपए फीस खुशपाल सिंह जी ने दिया है। सर, आप जैसे तमाम सारे पेरेंट्स जिन्होंने लाखों रुपए की फीस दिया है, इस खबर के आने के बाद तो बहुत ही निराश और हताश होंगे। सर, ऐसा है, कोई भी इंसिडेंट होता है, वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस चीज से हम जुड़े हैं, जहां हम विचरते हैं, वहां कोई भी हो, अब मैं हूं, आप हो, तो देखो टेंस होना तो स्वाभाविक हो जाता है ना। हमारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, एमबीबीएस कर रहे हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी लोग, मैं अकेला नहीं, कितने पेरेंट्स 1200-1300 पेरेंट्स बन जाते हैं 4 सालों के। हर बंदा बरी करेगा, एक बार करेगा ही करेगा। अच्छा सर, जो बातचीत हुई उसमें यूनिवर्सिटी की मान्यता को लेकर तमाम सारे सवाल उठ रहे हैं, उस बारे में भी आपकी बातचीत हुई? हाँ जी, हम आज मैनेजमेंट से, फैकल्टी से बात हुई है, वो लेकिन कह रहे हैं, आश्वासन भी दिया उन्होंने कि ऐसी अभी तक कोई बात नहीं है। जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, या ईडी वगैरह का चल रहा है, वो तो चल रहा है, प्रोसेस चलता रहेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम हमारे खुद बच्चों, सिर्फ बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इधर आए थे। वो जो हमारे डाउट थे वो उन्होंने क्लियर करने की कोशिश की है और कुछ क्लियर हो भी गए हैं। कल को सर अगर यूनिवर्सिटी पर कोई सख्त कार्रवाई होती है, मान्यता खत्म करने तक की कोई कार्रवाई होती, तो आप क्या सरकार से कहेंगे? हम सरकार से यही बेनती करेंगे कि हमारे बच्चों का भविष्य को मद्देनजर रखते हुए जी, उनके फ्यूचर के लिए सिक्योरिटी कुछ भी सरकार उसको देख के अच्छा हल निकालेगी। हम तो यही करते हैं, यही बेनती है सरकार से भी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी प्रशासन ने दावा किया है कि मान्यता को लेकर कोई संकट नहीं है, नोटिस का जवाब दे दिया जाएगा, धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। आपको बता दें कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 1000 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं और ऐसी घटनाओं के बाद उनके परिजनों को भविष्य की चिंता होना लाजमी है। परिजनों का कहना था कि आज कॉलेज के वीसी से मुलाकात तो नहीं हो पाई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। वीसी और प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं थे, जैसा कि हमें बताया गया, बट सीनियर बहुत फैकल्टी मेंबर्स थे, स्पेशली हमें एंटरटेन करने के लिए, हमारी कंसर्न के लिए। उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि नेसेसरी स्टेप लिए जा रहे हैं, क्लासेस चल रहे हैं, प्रोफेसर्स भी आ रहे हैं और उन्होंने ये बोला कि हाँ, इससे स्ट्रेंथ पे असर पड़ा है, बट ऐसा नहीं है कि बच्चों का फ्यूचर स्टेक पे है या कॉलेज कंसर्न नहीं। कितनी फीस दे दी थी अब तक आपने? 2nd ईयर की फीस भी हमने दे दी है, सारे बच्चों ने इस समय तक तो जो रेस्पेक्टिव ईयर्स में सब लोगों ने अपनी रेस्पेक्टिव फीस दे चुके हैं सब लोग। नैक और यूजीसी ने एक्रेडिटेशन जब से कैंसिल किया है, जब से बोला है कि आपने फेक एक्रेडिटेशन जो है वो दिखा रखा है अपने वेबसाइट पर, तो इन सब चीजों को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैं इसीलिए तो हमारा कंसर्न था, इसीलिए हम जानना चाहते थे, हमारा मिलने का पर्पज ही ये था कि ये जो इन्फॉर्मेशन है उससे फ्यूचर का क्या होगा, डिग्री एंड रिकॉग्निशन पे क्या असर पड़ेगी।
इसी कंसर्न के कारण तो हम मिले। और अभी एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाएंगे तेजस क्रैश का सबसे नया वीडियो। और अब खबर तेजस क्रैश की। तेजस विमान क्रैश को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं। हादसे के सही कारणों की जांच की जा रही है और इस बीच एनडीटीवी के पास दुबई एयर शो से एक एक्सक्लूसिव वीडियो आया है जिसमें विमान क्रैश की साफ तस्वीरें हैं। वीडियो में दिख रहा है कि कैसे विमान कलाबाजियां खाने के बाद अचानक नीचे गिरा और पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। आठ, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सिर्फ 8 सेकंड में भारतीय वायुसेना का तेजस एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और प्लेन आग का गोला बन गया। एनडीटीवी के पास ये एक्सक्लूसिव वीडियो आया है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दुबई में एक एयर शो के दौरान तेजस विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये घटना 21 नवंबर को भारतीय समय अनुसार 3:40 पर हुई। एयर शो में मौजूद दर्शक इस हादसे को देखकर स्तब्ध रहे। हादसे के 60 सेकंड पहले की तस्वीर एनडीटीवी के पास है। आपको दिखाते हैं कि कैसे 60 सेकंड में तेजस आसमान से जमीन पर आ गिरा। तस्वीरों में सब कुछ सामान्य दिख रहा है। भारतीय वायुसेना का तेजस विमान अपनी गर्जना से आसमान का सीना चीर रहा है। तेजस हवा में कलाबाजियां दिखा रहा। दर्शक इस नजारे का आनंद ले रहे हैं। लेकिन 30 सेकंड के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है और 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सिर्फ 8 सेकंड में प्लेन आग का गोला बन जाता है। तो विमान कुछ पलों पहले तक अपनी कलाबाजियों से तालियां बटोर रहा था, वो पलक झपकते ही जमीन पर आ गिरा। तालियों की गड़गड़ाहट अचानक सदमे में बदल गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर सिर्फ धुएं का गुबार और आग की ऊंची लपटें ही नजर आ रही थी। हादसे में भारतीय वायुसेना का एक वीर पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। दरअसल ये तेजस विमान तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से उड़ान भरने के बाद दुबई पहुंचा और वहां के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में एयर शो में करतब दिखा रहा था। विमान 2016 स्क्वाड्रन का हिस्सा था। हादसे के बाद पायलट निमांश सियाल की मौत हो गई। वायुसेना ने इस पर दुख जताया और एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने की बात भी कही। ये वायुसेना के पायलट निमांश सियाल का आखिरी वीडियो है जो दुबई के एयर शो से पहले का है। वो वहां वायुसेना के दूसरे अफसरों के साथ तस्वीर खिंचवाते दिख रहे हैं। किसे पता था कि इसके बाद वो दोबारा कभी अपने साथियों से नहीं मिल पाएंगे। निमांश सियाल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले थे। हादसे के सही कारणों का पता तो जांच के बाद ही चल पाएगा, लेकिन शुरुआती अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नेगेटिव जी टर्न की वजह से ये हादसा हुआ। नेगेटिव जी टर्न में विमान तेजी से नीचे आ जाता है और पायलट को शून्य से भी कम गुरुत्व का अनुभव हो जाता है। ऐसे में वो प्लेन से कंट्रोल खो बैठता है। अब कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद ही असल कारणों का पता चल पाएगा। आपको बता दें कि यह तेजस विमान का दूसरा क्रैश। इससे पहले 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस प्लेन क्रैश हुआ था, जिसमें पायलट सही सलामत बच गया था। और अब ये दूसरा क्रैश है। लेकिन दुख की बात यह है कि हादसे में पायलट की मौत हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। बहुत ही दुखद तेजस का ये क्रैश जिसमें पायलट की मौत हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में इंटरनेशनल आर्म्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद हुई है और ये सभी हथियार गैंगस्टरों को सप्लाई होने थे। दिल्ली पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क पर कई अहम खुलासे किए हैं।
दिल्ली क्राइम ब्रांच ने पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े एक बड़े इंटरनेशनल हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में पाकिस्तान से भारत भेजे गए अत्याधुनिक हथियारों की खेप बरामद की गई है। पाकिस्तान से ड्रोन से यह हथियार पंजाब भेजे गए थे। कुख्यात गैंगस्टरों को हथियारों की सप्लाई करने वाले 4 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। अब आपको बता दें कि ये सारी सप्लाई कैसे होती थी। 2 ड्रोन एक साथ उड़ते हैं, एक में कैमरा लगा होता है, दूसरे में सप्लाई का सामान होता है। कैमरे वाले ड्रोन से नजर रखी जाती है, एक गुप्त लोकेशन पर सप्लाई होती है। कार्बन की पॉलिथीन में रखे होते हैं। कार्बन की पॉलिथीन जांच में पकड़ी नहीं जाती। लो फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल होता था। लो फ्लाइंग ड्रोन रडार पर नहीं दिखते थे। वेपन वहां से ड्रोन के जरिए अक्रॉस द बॉर्डर ड्रॉप किए जाते हैं। 2 ड्रोन साइमल्टेनियस साथ चलते हैं। पहला ड्रोन है, उसमें कैमरे से वो फुटेज कैप्चर करता है और वो कन्वे करता है। लोकेशन सैनिटाइज हो जाती है तो दूसरा ड्रोन उसके साथ में रहता है और वो एक सैनिटाइज लोकेशन पर इन वेपन्स को खेप को ड्रॉप करता है। वेपन्स जो है वो कार्बन की पॉलिथीन में, कार्बन के कवर में लिपटे हुए होते हैं, जो किसी तरीके की स्क्रूटनी को इवेड कर देता है। ये ड्रोन्स लो फ्लाइंग रहते हैं, जो अदरवाइज भी रडार में कैप्चर नहीं हो पाते हैं, तो उसकी वजह से ये पेनिट्रेशन हो पा रहा है। उधर से इन 8 वेपन की जो डिलीवरी हुई है वो पंजाब में किसी एक सीक्रेट लोकेशन पर हुई, जहां से ये डिलीवरी मनदीप को और दलविंदर को रिसीव हुआ। बरामद हथियारों की सप्लाई लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा गोगी, हिमांशु भाऊ गैंग को होनी थी। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह पाकिस्तान के रास्ते तुर्की और चीन में बने हाई एंड पिस्टल भारत में सप्लाई कर रहा था। पुलिस ने इस मामले में गिरोह के 4 अहम सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 विदेशी महंगी पिस्टल और 92 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। यह हथियार दिल्ली और आसपास के राज्यों में बदमाशों और गैंगस्टरों तक पहुंचाए जा रहे थे। जब इनसे पकड़ा गया तो इनसे बस इतना पता चला कि ये ड्रोन जो है ये रोहन नाम के आदमी ने, जो कि बागपत का पाया गया, रोहन आदमी ने इनकी वेपन की डिलीवरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस किया था। रोहन का शायद आप लोगों को ज़्यादातर को मालूम भी होगा, ये जितेंद्र गोगी गैंग का ये एसोसिएट रहा है, जितेंद्र का एक्टिव एसोसिएट रहा है ये। और ये संजीव जीवा जो गैंग है पंजाब में जो एक्टिव है, उसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया है। और जितने भी गैंगस्टर्स ये अपने नॉर्थ इंडिया में ऑपरेट करते हैं, गोगी गैंग हो गया, भाऊ गैंग हो गया, कपिल सांगवान गैंग हो गया, इनको ये हथियारों की सप्लाई भी करते रहे हैं। रोहन को यूपी एसटीएफ ने भी गिरफ्तार किया था पिछले साल। इससे 17 वेपन रिकवर हुए थे और करीब 700 लाइव कार्ट्रिज भी इससे रिकवर हुए थे। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर भारत में अवैध हथियारों की तस्करी कर रहा था। क्राइम ब्रांच का कहना है कि ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान आईएसआई से जुड़े लोगों के इशारे पर काम कर रहा था। पहले हथियार पाकिस्तान पहुंचाए जाते, फिर वहां से तस्करी कर भारत की सीमा के अंदर लाए जाते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि अब ये लोग कितने हथियार भारत में बेच चुके हैं और किन किन गैंग या लोगों तक ये असलहे पहुंचे। जांच एजेंसियां मोबाइल बैंक डिटेल और सोशल मीडिया की मदद से गिरोह के बाकी सदस्यों और उनके लिंक की भी पड़ताल कर रही है। क्राइम ब्रांच की टीम को स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि दिल्ली के इलाके में कुछ लोग पंजाब से आकर वेपन सप्लाई कर रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन को डेवलप किया गया, जिसमें 2 व्यक्ति 19 तारीख को अप्रहेंड किए गए, जिनके पास से 8 सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स, जिसमें से 5 मेड इन चाइना है और 3 मेड इन टर्की है, ये रिकवर हुई थी। इनकी इंटरवेंशन से ये मालूम चला कि ये वेपन पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से पंजाब के डिफरेंट इलाकों में ड्रॉप किए गए थे, जहाँ से इन दोनों व्यक्तियों ने कलेक्ट करके दिल्ली एनसीआर के इलाके में इनको सप्लाई करना था। सर, इस गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी क्या था? किस तरीके से हथियारों की तस्करी भारत में हो रही थी? जो ये वेपन पाकिस्तान से आ रहे हैं वो ड्रोन के माध्यम से आते थे और डिफरेंट जीपीएस लोकेशंस पे ड्रॉप किए जाते थे, और वो जीपीएस लोकेशन इधर जो कलेक्ट करने वाले लोग हैं जिनको हमने अप्रहेंड किया है उनके पास होती थी। उस लोकेशन से ये वेपन कलेक्ट करते थे और उसके बाद जो दिल्ली एनसीआर में वेपन सप्लाई करने वाले लोग हैं उनको डिलीवरी दी जाती थी, जिसमें जो यहाँ पे रिसीवर्स हैं वो भी 2 व्यक्ति हमने अप्रहेंड किए हैं, जिसमें से वो पहले से भी कई केसेस में वांटेड था, अरेस्ट हो चुका है वेपन सप्लाई के केस में। ये बॉर्डर से सप्लाई किस तरीके से करते थे? वो ट्रेस क्यों नहीं होता था?
एक ड्रोन के माध्यम से, ये मैंने बताया कि ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से वेपन इंडिया साइड में ड्रॉप कराए जाते थे। मालूम हो कि दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में व्यापक अभियान छेड़ा गया है। कश्मीर में भी आतंकियों के मददगारों के खिलाफ लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस, SIA और एजेंसियां लगातार छापेमारी कर रही हैं। वहीं पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की ओर से हथियारों की तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया गया है। पाकिस्तान बड़े पैमाने पर नशीले पदार्थों और हथियारों की खेप भारत भेजने में जुटा हुआ है। दिल्ली पुलिस की ये बड़ी कामयाबी गैंगवॉर पर लगाम कस सकती है। इस गिरोह में और भी अपराधी सम्मिलित है, जिन्हें अब दिल्ली पुलिस तलाश रही है। दिल्ली से शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में मिलावटी प्रसाद मामले में एक नया खुलासा हुआ है। मंदिर में घी सप्लाई करने वाली उत्तराखंड की डेयरी ने 2019 से 24 के बीच 250 करोड़ रुपए कीमत का 68 लाख किलो मिलावटी घी सप्लाई किया था और इस मिलावटी घी से करीब 20 करोड़ लड्डू बने, जो प्रसाद के तौर पर दिए गए। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम यानी TTD के लड्डू प्रसाद को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब मामले में नया खुलासा हुआ है। TTD ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन BR नायडू ने बताया कि साल 2019 से 2024 के बीच 48.76 करोड़ लड्डू बनाए गए। इनमें से करीब 20 करोड़ लड्डू मिलावटी घी से बनाए गए थे। ये बात सामने आने के बाद से लोगों में भारी आक्रोश है। मिलावट का ये मामला 2024 में सामने आया था। SIT जांच में खुलासा हुआ कि 68 लाख किलो घी मिलावटी था, जिसमें पाम ऑयल, पाम कर्नेल ऑयल और कुछ अन्य हानिकारक पदार्थ मिले थे। ये मिलावटी घी उत्तराखंड की भोले बाबा डेयरी और उसकी शेल कंपनियों ने सप्लाई किया था। इसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए आंकी गई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक पिछले 5 सालों में करीब 11 करोड़ भक्त तिरुपति आए, लेकिन यह तय करना मुश्किल है कि किसे मिलावटी लड्डू मिले। TTD ने स्वीकार किया है कि VVIP लड्डू की भी अलग से पहचान नहीं हो सकती है। SIT ने पूर्व TTD चेयरमैन सुब्बा रेड्डी से यह पूछा है कि लैब रिपोर्ट में मिलावट सामने आने के बाद भी घी के टैंकर क्यों मंजूर किए गए। रेड्डी का कहना है कि उन्हें रिपोर्ट कभी दिखाई ही नहीं गई और खरीद तकनीकी समिति की सिफारिश पर हुई थी। उनके पूर्व सहायक चिन्ना अपन्ना पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। SIT ने TTD के पूर्व EO AV धर्मा रेड्डी से भी पूछताछ की है। एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट नेल्लोर कोर्ट में जमा कर दी है और 15 दिसंबर तक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।